I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, today we will discuss next unit, Unit 8, D and F block elements. इस वीडियो में आज हम लोग नई इकाई D and F ब्लॉक को स्टडी करेंगे और इस D and F ब्लॉक में से जो पहला टॉपिक रहेगा वो है हमारा आज का टॉपिक D ब्लॉक एलिमेंट्स। और D ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि D ब्लॉक तत्वों को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के D कक्षक में प्रवेश पाते हैं उन्हें हम D ब्लॉक तत्व कहते हैं। D ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इस संक्रमण का क्या मतलब? तो वे तत्व जिनमें दो बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, अल्टीमेट शेल भी अपूर्ण होता है और उससे अंदर का जो कोश है जिसे पेनल्टीमेट शेल कहते हैं वो भी अपूर्ण होता है, अर्थात एक या दो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट शेल के एस कक्षक में भरने के बाद शेष इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी कक्षक में 1 से 10 तक भरे जाते हैं। इस घटना को हम संक्रमण कहते हैं। अगर हम इन डी ब्लॉक तत्वों के जो संयोजी कोश है, बाह्यतम दो कोश हैं, उनका अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है n-1s2, n-1 p6, n-1 d से d में 1 से लेकर 10 तक। ये n-1 पेनल्टीमेट शेल को बताता है। पेनल्टीमेट शेल यानी बाहर से एक अंदर, और ये n जो है अल्टीमेट शेल बाह्यतम कोश को प्रदर्शित करता है। बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन s में पाए जाते हैं, शेष इलेक्ट्रॉन d कक्षक में प्रवेश पाते हैं। इस घटना को हम संक्रमण कहते हैं। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य 4 क्षैतिज श्रेणियों में रखा गया है, जिन्हें क्रमशः 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणियां कहते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए ये पीरियड 4 है। पीरियड 4 में अंदर आती है हमारी 3D श्रेणी, 3D श्रेणी। पीरियड 5 के अंदर 4D श्रेणी, पीरियड 6 के अंदर 5D श्रेणी और पीरियड 7 के अंतर्गत आती है हमारी 6D श्रेणी। अगर हम 3D श्रेणी की बात करें तो ये श्रेणी स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और जिंक 30 तक जाती है। इस प्रकार 10 तत्व इसमें पाए जाते हैं। 4D श्रेणी एक्ट्रियम 39 से प्रारंभ होती है 22 और कैडमियम 48 तक जाती है। इसमें भी हमारी 10 तत्व रखे हैं। 5D श्रेणी लैंथेनम 57 से प्रारंभ होती है, किंतु 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को निकालकर अलग श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें लैंथेनाइड्स कहते हैं। वो हम एक ब्लॉक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर 72 आता है हमारा हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्वों को हम इस 5D श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार हमारी 6D श्रेणी एक्टिनियम 89 से शुरू होती है। फिर इसके आगे के 14 तत्व 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को निकालकर अलग आवर्त सारणी में रख दिया गया, उसे हम एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। फिर इसके बाद रदरफोर्डियम 104 से लेकर 112 इस श्रेणी में रखे गए हैं। तो ये हमारी 6D श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार सर्वाधिक अधिक तत्व डी ब्लॉक के होते हैं और ये 4 श्रेणियों में इनको रखा गया है। यहाँ पर हमारे अब इसके अंतर्गत इनमें से हमको जो स्टडी करना है वो है हमारी 3D श्रेणी। तो सबसे पहले हम 3D श्रेणी के कौन कौन से तत्व हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको बताते हैं। तो हमारी 3D श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हम लिखते हैं इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है, पहले s में जाता है क्योंकि 4s की एनर्जी कुछ कम होती है, 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार ये 20 का विन्यास हो जाता है और 21 में इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो वो 3d 1 में प्रवेश पाता है। और जब 22 का भरेंगे तो ये 4s2, यहाँ हमारा 3d 2 होगा। 23 का जब भरेंगे तो ये 3d 3 होगा और आपका 4s2। 24 में जब भरते हैं तो ये हमारा 3d 4 आता है और 4s2 आता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अपवाद है, इसको देखेंगे, ये अस्थायी विन्यास होता है, ये अनस्टेबल है क्योंकि डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्थायी हो जाएगा। तो स्थायी होने के लिए ही एक s का इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में आ जाता है और इसका विन्यास हो जाता है 3d5 4s1। ये एक स्थायी विन्यास है। मैग्नीज 25 का जब लिखते हैं तो 3d5 4s2 होता है। 26 में 3d6 4s2। 27 का 3d7 4s2। 28 का 3d8 4s2। 3d9 4s2। इसी प्रकार जब कॉपर में आते हैं तो कॉपर का ये विन्यास अस्थायी होता है क्योंकि डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको स्थायी करने के लिए अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इस S से निकलकर डी में आ जाता है तो इसका विन्यास होता है दूसरा 3d10 4s1। ये एक इसका स्थायी विन्यास है। और जिंक 30 का विन्यास 3d10 और 4s2। इस प्रकार हमने देखा कि इन प्राप्त तत्वों के एटम को दो S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं और D में 1 से लेकर 10 तक प्रवेश पाते हैं। इस प्रकार ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, वेरिएबल बैलेंसिंग, परवर्ती संयोजकता या परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या बैलेंसिंग। इस वर्ग के तत्व परवर्ती संयोजकता या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये तत्व अपने 3d और 4s दोनों के इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक बंध बनाने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये परवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आयरन 26 था, इसका विन्यास था 3d6 4s2। अगर ये आयरन अपने बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों का S का उपयोग करता है तो ये Fe+2 स्टेट कहलाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट और विन्यास हो जाएगा 3d6। अगर इसमें से एक और D का इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो Fe+3 और इसका विन्यास फिर होगा 3d5। तो आयरन +2 स्टेट में भी पाया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पाया जाता है। इस प्रकार ये वेरिएबल प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर धात्विक लक्षण। इस वर्ग के सभी तत्व धातुएं हैं, मेटल्स हैं और ये इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं तथा जो हमारा टंगस्टन है इसका गलनांक सबसे अधिक उच्च होता है। चमकीली धातुएं होती हैं। मरकरी केवल कमरे के ताप पर द्रव होता है और सब ठोस होती है। तीसरा
रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, रंगीन यौगिक या आयन, रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। डी ब्लॉक के तत्व के यौगिक अथवा आयन रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इनका डी उपकोष अपूर्ण होता है। तो जिन तत्वों में डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे रंगीन होते हैं। जैसे हम बात करें कॉपर की, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका विन्यास होता है 3D9 और ये +2 स्टेट में ये नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का यौगिक बनाता है। और अगर Cu+2 होगा तो इसमें इसका विन्यास होता है 3D10, सभी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे हुए हैं और ये रंगहीन होता है, सफेद होता है। तो कॉपर हाइड्रेटेड जो Cu+2 है ये ब्लू कलर का है क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जो Cu+1 है इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो ये सफेद होता है। इसमें एक चीज हम लोग देख लेंगे, ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो ये हमारा सेकंड बी ग्रुप है, इस ग्रुप के ये तीनों तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये ना तो कोई वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं, जिंक की केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, कैडमियम की केवल एक होती है +2, मरकरी केवल +1 और +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। इसके अलावा अगर हम रंगीन यौगिक की बात करें तो ये रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें डी कक्षक कंप्लीट भरा होता है। तो ये रहा हमारा रंगीन यौगिक या आयन बनाने की प्रवृत्ति। चौथा है संकर यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकर यौगिक अथवा आयन बनाने की प्रवृत्ति। संकर यौगिक अथवा आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन। डी ब्लॉक के तत्वों में संकर यौगिक अथवा संकर आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है क्योंकि इनमें उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें आयरन का एक संकर यौगिक बनता है K4Fe, का पोल 6, यह आयरन का संकर यौगिक है। कॉपर की अगर बात करें CuNH3 का होल 4 SO4, जिसे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं और ये है हमारा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट संकर वाला। पांचवा अगर हम लक्षण देखें उत्प्रेरक का गुण, उत्प्रेरक का गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक के तत्वों में उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है और ये गुण इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और इनकी सभी ठोस हैं और इनके पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। उन संयोजकताओं के कारण ये उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है इनके अंदर। 6 है अंतरकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। अंतरकाशी यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति। डी ब्लॉक के तत्वों अंतरकाशी यौगिक बनाए जाते हैं क्योंकि इन डी ब्लॉक तत्वों की जो पृष्ठ संरचना होती है उनके मध्य में जो अंतरकाशी स्थान होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन या हाइड्राइड्स और कार्बाइड्स अंतरकाशी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके अंतरकाशी स्पेस के अंदर कार्बन भी परमाणु छोटा होता है, प्रवेश कर जाता है, हाइड्रोजन परमाणु प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका यौगिक बनाने का। अगला हम लक्षण पढ़ सकते हैं इसको, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक अथवा आयन चुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं अर्थात अनुचुंबकीय होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए ये अनुचुंबकीय होते हैं और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये जिंक और कैडमियम के यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं, शेष जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, अनिश्चित अनुपात के यौगिक, अनिश्चित अनुपात के यौगिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। डी ब्लॉक के तत्वों में
अनिश्चित अनुपात के यौगिक भी बनाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित नहीं होता उन्हें हम अनिश्चित अनुपात के यौगिक कहते हैं। जैसे FeO, ये फेरस ऑक्साइड है। देखने में लगता है कि आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका संगठन Fe 0.95 O 1.00 से Fe 1.00 O 1.00 के मध्य परिवर्तित होता रहता है। तो ये एक हमारा अनिश्चित अनुपात का यौगिक है। नेक्स्ट, मिश्र धातुएं। डी ब्लॉक के तत्वों में मिश्र धातुएं बनाने का भी गुण पाया जाता है। इन्हें हम एलॉय कहते हैं, मिश्र धातुएं। जैसे हम बात करें पीतल, ब्रास। पीतल कॉपर और जिंक का एक मिश्रण होता है और इस मिश्रण के अंदर कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। इसे हम ब्रास या पीतल कहते हैं। तो ये एक मिश्र धातु है। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, यौगिक, नेचर ऑफ कंपाउंड। इनके जो यौगिक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो डी ब्लॉक के तत्व जो हमारे फर्स्ट और सेकंड वर्ग के तत्व हैं, जो प्रबल धन विद्युती, उनकी अपेक्षा इनका धन विद्युती लक्षण कम होता है। अतः डी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजक, आयनिक तथा उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के यौगिक बने। इस प्रकार हमने ये डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके 10 इंपॉर्टेंट लक्षणों को डिस्कस किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।